नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित। हाल ही में अरबों वर्ष पूर्व घटित ब्लैक होल घटना से संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2019 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी यानी लीगो द्वारा गुरुत्वाकर्षण तरंगों से प्राप्त संकेतों का पता लगाया गया था, जिन्हें GW190521 नाम दिया गया था। ये तरंगें अरबों वर्ष पूर्व दो ब्लैक होल्स के मध्य हुए टकराव से उत्पन्न हुई थी। इसकी सहायता से दोनों ब्लैक होल का भार ज्ञात किया गया है, जिसके अनुसार इन दोनों ब्लैक होल का द्रव्यमान क्रमशः 85 सौर द्रव्यमान और 66 सौर द्रव्यमान था। आपको बता दें कि एक सौर द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है। दरअसल गुरुत्वाकर्षण तरंगें अदृश्य तरंगें होती हैं, जिनके लिए कुछ परिस्थितियों का होना जरूरी होता है, जैसे जब किसी तारे का सुपरनोवा में विस्फोट होता है, जब दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, जब दो ब्लैक होल का विलय होता है और जब खगोलीय पिंड बहुत तेज गति से गतिमान होते हैं। एक ब्लैक होल का द्रव्यमान इनके विकास से संबंधित पारंपरिक ज्ञान को निरर्थक सिद्ध करता है। पारंपरिक ज्ञान के अनुसार 65 से 120 सौर द्रव्यमान वाले तारे ब्लैक होल का सृजन नहीं कर सकते। इस परास के तारे अपने जीवन काल के अंत में किसी ब्लैक होल में विलीन होने की बजाय विस्फोट के द्वारा स्वयं को विखंडित कर लेते हैं। इस संबंध में शोधकर्ताओं का मानना है कि 85 सौर द्रव्यमान का ब्लैक होल किसी संकुचित होते हुए तारे के परिणाम स्वरूप सृजित नहीं हुआ था, बल्कि ये पिछले विलय का परिणाम था। आपको बता दें कि अधिकतर ब्लैक होल तारकीय या विशालकाय होते हैं। अगली खबर भारत बांग्लादेश संबंधों पर आधारित है। भारत और बांग्लादेश ने स्थलबद्ध पूर्वोत्तर भारतीय क्षेत्रों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए नई पहल आरंभ की है। हाल ही में गुमती नदी पर संचालित होने वाले प्रोटोकॉल रूट के परिचालन को आरंभ किया गया है। ये प्रोटोकॉल रूट बांग्लादेश के दाऊकंडी से त्रिपुरा के सोनमुरा अंतर्देशीय जलमार्ग को संदर्भित करता है। इस मार्ग को अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल यानी प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड PIWTT के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग संपर्क स्थापित करने और द्विपक्षीय व्यापार के लिए भारत और बांग्लादेश ने वर्ष 1972 में PIWTT पर हस्ताक्षर किए थे। मई 2020 में दोनों देशों ने नए मार्गों को शामिल करने और नए पोर्ट्स ऑफ कॉल की घोषणा के साथ PIWTT के परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए थे। आइए अब प्रोटोकॉल के महत्व को जानते हैं। इस प्रोटोकॉल से स्थलरुद्ध पूर्वोत्तर के लिए व्यवहार्य पारगमन से इन क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने और समृद्धि को बनाए रखने में सहायता प्राप्त होगी। साथ ही सीमित भूमि आधारित कनेक्टिविटी यानी चिकन नेक डोर से संबंधित सामरिक चिंताओं को कम करने में सहयोग प्राप्त होगा। इन क्षेत्रों तक परिवहन का एक वहनीय, तीव्रतर, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल साधन उपलब्ध होगा। साथ ही जलमार्गों के पास अधिवासित समुदायों के लिए परिवहन लागत में कमी होगी और बाजार तक पहुँच से उनको उपज का बेहतर मूल्य भी प्राप्त होगा। सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन के नवीन मार्ग सृजित होंगे और पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघों की बेहतर बाजार तक पहुँच सुनिश्चित होगी। दरअसल वर्ष 2019 में स्थलरुद्ध पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ने के लिए बांग्लादेश के साथ चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाह के उपयोग पर समझौते को भी अंतिम रूप प्रदान किया गया था। अगली खबर भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार से संबंधित संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। संशोधित दिशा निर्देशों का उद्देश्य उन्हें उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना और समावेशी विकास पर गहन ध्यान केंद्रित करना है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के तहत RBI बैंकों को उनकी निधि का एक निश्चित हिस्सा कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs, निर्यात ऋण, सामाजिक अवसंरचना आदि को उधार देने के लिए अधिदेशित करता है। आइए अब जानते हैं RBI की संशोधित PSL दिशा निर्देश की विशेषताएं। क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करने के लिए निर्धारित जिलों में वृद्धिशील PSL यानी कि प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग को उच्च वरीयता दी गई है। यानी जहां प्राथमिक क्षेत्रों की ओर ऋण प्रवाह कम है, वहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पर ध्यान दिया गया है। इसके तहत नई श्रेणियों को भी शामिल किया गया है, जिनमें सम्मिलित हैं स्टार्टअप्स को 50 करोड़ रुपए तक का ऋण, ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के लिए, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को ऋण, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए ऋण आदि। स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए ऋण सीमा
को टियर 2 से टियर 6 केंद्रों के लिए दोगुना करके 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके तहत आयुष्मान भारत के अंतर्गत अवसंरचना भी शामिल है। लघु और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों के लिए ऋण को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। किसान उत्पादक संगठनों या किसान उत्पादक कंपनियों के लिए उच्च ऋण सीमा निर्दिष्ट की गई है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण सीमा को दोगुना करके 30 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रत्येक परिवार के लिए प्रति उधारकर्ता सीमा 10 लाख रुपए होगी। अगली खबर राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा सभापति ने सदन की समितियों के लिए 2 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की मांग की है। महामारी के कारण संसदीय स्थायी समितियों के कार्यकाल की महत्वपूर्ण अवधि को पूर्ण नहीं किया जा सका है। इस संदर्भ में 2 विकल्पों पर ध्यान दिया जा रहा है। पहला है समितियों के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करना और दूसरा है 2 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के साथ नई समितियों का गठन करना। दरअसल वर्तमान में पीएससीज का कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है। संसदीय स्थायी समितियां स्थायी और नियमित समितियां होती हैं जिन्हें समय समय पर गठित किया जाता है। पीएससीज का मुख्य उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका को अधिक जवाबदेह बनाना है। विशेष रूप से वित्तीय जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना होता है। ये समितियां बजट पर अधिक प्रभावी ढंग से विचार विमर्श करने में संसद की सहायता भी करती हैं। हालांकि संसद इन समितियों की अनुशंसाओं को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कार्यों की प्रकृति के आधार पर स्थायी समितियों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है वित्त समितियां, दूसरी है मंत्रालय या विभाग से संबंधित विभागीय स्थायी समितियां, तीसरी है जांच समितियां, चौथी है संवीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां, पांचवी है सदन के प्रतिदिन कार्यों से संबंधित समितियां और छठी है सदन व्यवस्था समिति अथवा सेवा समिति। अगली खबर ओटीटी से संबंधित है। ओटीटी का मतलब है इंटरनेट के द्वारा फिल्म एवं टेलीविजन सामग्री को प्रसारित करना। शीर्ष ओटीटी यानी ओवर द टॉप मंचों ने शिकायत निवारण के लिए लोकपाल मॉडल अपनाने पर सहमति व्यक्त की है। 15 ओटीटी मंचों ने सामग्री से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल के अधिवीक्षण में एक सार्वभौमिक स्वविनियमन संहिता को लागू करने पर सहमति प्रकट की है। आइए जानते हैं संहिता की विशेषताएं। इसके तहत प्रत्येक मंच शिकायतों और अपीलों से निपटने के लिए एक उपभोक्ता शिकायत विभाग और सलाहकार पैनल का गठन करेगा। दिशा निर्देशों के साथ गैर अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट करने के लिए पारदर्शी संरचित शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके तहत आयु वर्गीकरण और सामग्री विवरण के लिए एक रूपरेखा बनाई जाएगी। आपको बता दें कि सरकार द्वारा ओटीटी मीडिया सेवाओं को स्वविनियमित होने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद इस संहिता का प्रारूप तैयार किया गया है। 5 भिन्न भिन्न मीडिया प्रारूपों यानी कि प्रिंट, रेडियो, टीवी, फिल्मों और ओटीटी में से केवल ओटीटी में ही विनियमन संबंधी प्रावधान नहीं किए गए हैं, बल्कि अन्य सभी में किसी न किसी प्रकार के नियमन की व्यवस्था मौजूद है। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जारी की गई सामग्री को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणन की आवश्यकता भी नहीं होती है। दरअसल ओटीटी एक केबल या सैटेलाइट की बजाय एक उच्च गति के इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से प्रसारित फिल्म और टेलीविजन सामग्री को संदर्भित करता है। भारत में ओटीटी वीडियो स्ट्रीमिंग बाजार के वर्ष 2023 तक $5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने और प्रमाणित करने पर विचार करने के लिए हितधारकों के साथ एक बैठक भी आयोजित करेगा। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरें। इंद्र नेवी ये भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच आयोजित एक द्विवार्षिक संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है। इसे बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 के बीच आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी यानी अंतर संक्रियता में वृद्धि करना, पारस्परिक समझ में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं के अंतर्ग्रहण को सुनिश्चित करना है। इसके तहत सतह और विमान रोधी मारक क्षमता का अभ्यास, गोलीबारी का अभ्यास, हेलीकॉप्टर संचालन, जहाजों पर तैनात कर्मियों के लिए कार्य संचालन कौशलों का सृजन करना आदि को सम्मिलित किया गया है। जापान के एक विस्तृत सब्सिडी कार्यक्रम की सूची में भारत और बांग्लादेश शामिल। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चीन में स्थापित जापानी कंपनियों को दूसरे देशों में स्थानांतरित करने में सहायता करना है। आरंभ में इसे वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार सहित अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए प्रारंभ किया गया था। भारत में स्थित 5100 की तुलना में चीन में लगभग 31,000 से अधिक जापानी व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालित हैं। चीन में अवस्थित जापानी कंपनियां वहां पर बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता के कारण स्थानांतरित होने की इच्छुक हैं, जिसका कारण कोविड-19 महामारी और अमेरिका एवं अन्य कुछ राष्ट्रों के साथ इसके विकृत होते संबंध रहे हैं।
एंटी डंपिंग शुल्क। भारत द्वारा चीन से आयातित एंटी बैक्टीरियल दवा सिप्रोफ्लॉक्सासिन पर एंटी डंपिंग शुल्क आरोपित किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक यदि इस दवा की उत्पत्ति किसी अन्य देश में हुई है परंतु निर्यात चीन से किया जा रहा है तो इस पर एंटी डंपिंग शुल्क आरोपित किया जाएगा। एंटी डंपिंग शुल्क तब लगाया जाता है जब कोई देश या फर्म वस्तुओं पर अपने घरेलू बाजार मूल्यों से कम मूल्य पर किसी अन्य देश में निर्यात करता है। इससे आयात करने वाले देश में उत्पाद की कीमत और विनिर्माण फर्मों का लाभ प्रभावित होता है। सरकार ने वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी की जाने वाली खदानों की सूची में संशोधन किया है। संशोधित सूची के अनुसार पूर्व में घोषित 41 खदानों की बजाय 38 खदानों की ही नीलामी की जाएगी। संशोधित सूची में किए गए उपबंधों के तहत डोलसरा, जेरेकला और झारपालम तंगार घाट को शामिल किया गया है। ये तीनों स्थान छत्तीसगढ़ में हैं, जबकि मोरगा दक्षिण और फतेहपुर पूर्व ये भी छत्तीसगढ़ में हैं। मदनपुर उत्तर प्रदेश में है। मोरगा द्वितीय और सियांग छत्तीसगढ़ के नाम हटा दिए गए हैं क्योंकि ये क्षेत्र महानदी की सहायक नदी हसदेव नदी के निकट पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के बंदरखान को 41 कोयला ब्लॉकों की सूची से हटा दिया गया था क्योंकि ये ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। असम राइफल्स। दिल्ली उच्च न्यायालय ने असम राइफल्स पर दोहरी नियंत्रण व्यवस्था को भंग करने या बनाए रखने के संबंध में निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार को 12 सप्ताह का समय दिया है। वर्तमान में असम राइफल्स को रक्षा मंत्रालय के साथ साथ गृह मंत्रालय द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। असम राइफल्स 1835 में स्थापित की गई। असम राइफल्स को 1835 में स्थापित किया गया। इसकी प्राथमिक भूमिका उत्तर पूर्वी सीमा की सुरक्षा करना है। इसके अलावा देश में अन्य 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं: सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और सशस्त्र सीमा बल SSB। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। कुछ रिपोर्टों के अनुसार विकास बटालियन के रूप में संदर्भित स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की लद्दाख में चीन से संलग्न वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर स्थित कुछ प्रमुख ऊंचाई वाले स्थलों को भारत के नियंत्रणाधीन करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के तत्काल बाद गठित किया गया था। ये एक गुप्त सैन्य दल है जिसमें तिब्बतियों और गोरखाओं का मिश्रण है। इनको भर्ती किया गया था। ये मंत्रिमंडलीय सचिवालय के अंतर्गत आती हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से भी जानी जाती हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यूनिट सेना का हिस्सा नहीं होती हैं, परंतु ये सेना के परिचालन नियंत्रण में ही कार्य करती हैं। एक्ट ऑफ गॉड या फोर्स मैज्योर क्लॉज। फोर्स मैज्योर क्लॉज के अंतर्गत किसी अनुबंध में शामिल कोई पक्षकार ऐसी घटना की स्थिति में अपने दायित्व के निर्वहन से मुक्त हो जाता है जिसे नियंत्रित करना उसके सामर्थ्य में नहीं है। वित्त मंत्रालय द्वारा ज्ञापन जारी करके ये स्पष्ट किया गया था कि कोविड-19 महामारी को प्राकृतिक आपदा माना जाना चाहिए और ऐसे में जहां भी उचित हो वहां FMC यानी फोर्स मैज्योर क्लॉज को लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि FMC में प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली घटनाएं और मानव हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न होने वाली घटनाएं दोनों शामिल होती हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।